सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के। 7 एग्जाम्पल्स मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है 10, 7, -4 डैश 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 -62। और ये एक एपी है। एपी, इस एपी का ध्यान से सुनेंगे, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। प्रथम पद की ओर अंतिम पद से यानी पीछे से 11वां पद आपने निकालना है। आगे से 11वां नहीं, जो पीछे से 11वें नंबर पे आए वो आपने निकालना है। तो इसको कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अलग से कराऊंगी। पहले मैं ये लिख देती हूँ, दी गई एपी कौन सी है? 10, 7, -4 और -62। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं और उन 15 बच्चों के 15 रोल नंबर हैं 1, और उनको हमने ना एक लाइन में बैठा लिया। सुन रहे हैं मेरी बात को? कि 15 स्टूडेंट्स को हमने रोल नंबर वाइज एक रो में बैठा लिया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये बच्चा पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर रिस्पेक्टिवली। जो जिस बच्चे का रोल नंबर है वो बच्चा उसी पोजीशन पर बैठा है। तो आगे से तो हमें उनकी पोजीशन पता है। अब हम पीछे से देखना चाह रहे हैं। इसमें पीछे से पूछा है ना। एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ आपको, लेकिन मैं वो फॉर्मूला रटवाऊंगी नहीं। उसके लिए एक छोटी सी हम टेक्निक सीखेंगे पहले। कि अब मैं कहती हूँ कि पीछे से 5वां बच्चा। पहले तो आप ये देखिए कि ये कुल कितने हैं। ये हैं 15। क्लियर? और अब मुझे चाहिए पीछे से 5वां। पीछे से 5वां कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 11वां बच्चा पीछे से, यानी कि अंतिम पद से 5वां पद अगर मैं कहूं तो वो कौन सा है? जो कि आगे से 11वां है। जो पद पीछे से 5वें नंबर पर है वो आगे से 11वें नंबर पर है। अब देखिए, 5 को मैंने आर ले लिया तो 15 में से 5 गए, कितना हो गया? 10। भाई अगर हम पीछे से ये हिसाब लगाएं कि 15 बच्चे हैं, पीछे से 5वां बच्चा लेना है तो 10वां हो गया। नहीं, वो होगा 10 जमा 1, यानी 15 घटा 5 जमा 1, यानी n घटा r जमा 1। n कुल पद, r वो पद जो हमने पीछे से निकालना है, और जमा 1 करेंगे तो वो आगे से पोजीशन बनेगी। फिर समझे मेरी बात को? पीछे की तरफ से, समझ रहे? एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। पीछे की तरफ से यानी r बराबर है, मान लीजिए मैं ले लेती हूं 7वां पद, तो r हो गया भाई 7। ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश करें। n कितना है? 15। तो वो आगे से कौन सा पद बनेगा? वो आगे से बनेगा n घटा r जमा 1, यानी 15 घटा 7 जमा 1। 15 में से 7 गए 8, और 8 और 1 9, 9वां पद। जो पीछे से 7वां है, अब गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है भाई 7। जो पीछे से तो कौन सा पद है? 7वां। और आगे से कौन सा पद है बेटा जी? ये 9वां। पीछे से 7वां, आगे से 9वां। ये वाला अगर हम बात करें तो ये पीछे से तो है 5वां पद और आगे से है 11वां पद। और हमने जो अब तक एपी सीखी है उसमें जो हमने एन सीखा है वो हमने आगे से nth पद निकालने का तरीका सीखा है।
आगे से nth पद निकालने का तरीका हमने सीखा है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ये टेक्निक याद रखनी है कि अगर हमारे पास कुल n पद हैं, पीछे से rवां पद लेना है, तो वो आगे से कौन सा बनेगा, n माइनस आर प्लस 1। ठीक है भाई, इस बात को मैं यहाँ लिख रही हूँ कि पीछे से अभी मैं एक बार चौक चेंज कर लेती हूँ कि पीछे से आरवां पद, क्लियर, पीछे से जो आर नंबर पर आ रहा है वो आगे से कौन से नंबर पर आ रहा है, वो आगे से आ रहा है n घटा आर जमा 1वां पद। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो पीछे से आर नंबर पे है, आगे से n घटा आर जमा 1 नंबर पे है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आगे से पद निकालना। गॉट माय पॉइंट? तो हम इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये मैं आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता सकती थी, पर वो ऐसा लगता कि आपको रटना पड़ेगा, और हम रटेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आया भी होगा। अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी कोई एक ऐसी पोजीशन बनाकर देख सकते हैं कि भाई पीछे से हम कोई पर्टिकुलर पोजीशन ले रहे हैं, तो वो पोजीशन आगे से कौन से नंबर पर है। क्लियर? हमेशा एक बढ़कर आएगी। तो अब इस एपी में आ जाते हैं। तो यहाँ ए कितना है बेटा जी, 10, डी कितना है, a2 माइनस a1 यानी कि 10 नहीं 7 घटा 10 यानी कितना है, -3। a 10 है, d -3 है। n क्या होता है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें कितनी टर्म है, और हमें अभी नहीं पता इसमें कितनी टर्म है। तो हम क्या करते हैं, माना an -62 है, तो an का मतलब क्या होगा, अभी तो n ही नहीं पता ना भाई कुल कितने पद हैं, तो पहले तो हम कुल पद निकालेंगे। तो भाई a का मतलब हो गया 10 जमा n-1, और d माइनस का है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट लगानी है, बराबर है माइनस का 62। इस 10 को राइट में ले जाइए, ये देखिए, तो ये बन जाएगा n-1 ब्रैकेट में -3 बराबर है -62 -10। -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -3 से n को करेंगे -3n, माइनस माइनस जमा का 3, और 62 और 10 72 समान चिन्ह हो तो राशियां जुड़ जाती हैं। और बड़े वाली का साइन लगा दिया करो, ये भाई आपको ना जमा घटा करते समय कभी भी गड़बड़ नहीं होगी कि आपका आंसर का साइन वही आना चाहिए जो उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बड़ी टर्म का साइन है। ठीक है भाई, अब 3 को भी राइट में ले जाओ बच्चों, तो -3n इज इक्वल टू -72 -3। क्लियर? तो -3n हो गया माइनस का 75, माइनस से माइनस कट गया, और बेटा n क्या हो गया, 75/3 यानी कि 25। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, एपी में कुल क्या हैं, 25 पद हैं। एपी में कुल कितने पद हैं, 25। क्लियर यहाँ तक? ठीक है भाई, ये सारा काम हम अपने कुछ पिछले एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है पीछे से 11वां पद। तो यहाँ n हो गया 25, क्योंकि हमें अंतिम पद से, भाषा वही लिखना, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो r क्या हो गया, 11। इसका मतलब क्या है, अतः हमें आगे से n घटा r जमा 1 यानी कि 25 घटा 11 जमा 1, 25 में से 11 गए 14, 14 में 1 जोड़ोगे तो क्या बन गया, हमें आगे से कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में एक ये नई ट्रिक आई है कि हमें जो पीछे से टर्म निकालनी थी वो चीज़ हमें नई सीखने को मिली है। तो अब हमें कौन सा पद निकालना है, 15वां। तो a15 क्या होता है, a जमा 14d। तो a कितना है भाई अपना
10 प्लस 14, डी कितना है -3, और ये बन गया 10 घटा 14 तो ये 42, और ये हो गया -32। पीछे से 11वां पद और आगे से 15वां पद क्या बन गया हमारा -32। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पीछे से लेने की बजाय आप उसे आगे से लेके कौन सी पोजीशन है। वैसे एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का कि आप एपी को ही उलट लीजिए, एपी ही उल्टी कर दीजिए, फिर आप निकाल लीजिए, लेकिन उसमें फिर गड़बड़ नहीं करनी है ए और डी की। अब ऐसे मतलब क्या बताना चाह रही हूँ मैं, दूसरा तरीका देखें कि यहाँ पर टर्म्स घटती जा रही हैं, 3 कम हो रही हैं, तो जब आप ऐसे चलोगे तो आपकी जो टर्म्स हैं वो 3 बढ़ती चली जाएंगी। ये बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि पीछे की तरफ से बनने वाली एपी, क्योंकि एपी तो एपी है भाई, चाहे उसको आगे से ले लो चाहे वो पीछे से ले लो भाई। अगर टर्म्स बढ़ रही हैं तो उल्टा आओगे तो घटेंगी, अगर टर्म्स घट रही हैं उल्टा आओगे तो वो बढ़ जाएंगी। तो पीछे की तरफ से बनने वाली एपी, तो ध्यान देंगे -62। अब इसमें 3 कम नहीं करना जैसे यहाँ हो रहा है, इसमें 3 जोड़ना है, और -62 में जब 3 जोड़ोगे 65 नहीं आएगा, 59 आएगा भाई। जमा का 3 करेंगे तो -59, और जमा का 3 करेंगे तो -56, और लास्ट में आ गया 10। तो यहाँ a कितना है -62, d कितना है -59 -62। ठीक है भाई, माइनस का 59 जमा का 62 यानी कि 3, और a कितना है -62। अब आप उल्टा चल रहे हो तो पीछे से 11वां पद निकालना है, तो वो बन जाएगा a जमा 10 d, तो 3 जमा 10, और d कितना है भाई, a 3 नहीं है, सॉरी मैं गलत लिख गई, a -62 है, -62 प्लस 10 गुणा 3, और बेटा -62 जमा 30 यानी कितना आ गया -32। दोनों तरीकों से जो आपका आंसर है वो -32 आ रहा है। इजी तो ये पड़ता है, इजी तो ये पड़ता है, ठीक है। बट कई बार आप जिन बच्चों को एपी पर पकड़ नहीं है वो पीछे से एपी बनाते समय गड़बड़ कर सकते हैं कि भाई एपी यहाँ घट रही है तो यहाँ भी घटती हुई आएगी। अगर आप इस बात को समझ पाएँ कि हमारी एपी यहाँ डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग माने अवरोही क्रम में, घटते क्रम में है, तो पीछे से हमारी एपी बढ़ते क्रम में आएगी। जो डी इधर है उसका उल्टा साइन वाला डी उधर से आएगा। यहाँ डी -3 है तो यहाँ डी प्लस का 3 होगा, ठीक है। तो एपी ये और भी आसान पड़ेगा, एपी को उल्टा कर लो, एपी को उल्टा कर लो और फिर 11वां पद आप निकाल दो। तो बोथ मेथड्स आर राइट। ये थोड़ा टेक्निकल मेथड है, तो जिन बच्चों को अच्छी पकड़ है मैथ पर उन्हें ये तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अपने +1 में भी फिर आपका जाकर एपी और जीपी और सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा टॉपिक आता है। अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बेटा ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। इस 5.2 में हमने nth टर्म निकालना सीखा है, जिसका फॉर्मूला है a + n - 1 × d। अभी बोर्ड ने आपका कुछ रिड्यूस्ड सिलेबस भी इंट्रोड्यूस किया है कोरोना की वजह से, जिसमें आपके 5.3 के कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। बट मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगी एग्जाम की प्रिपरेशन के पर्पज से। केवल इस सेशन वाले जो बच्चे हैं 2020-21 वाले बच्चे जिन्होंने मार्च 21 में एग्जाम देने हैं वही उन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे। अदरवाइज जो आगे के सेशन आएंगे उनमें फिर से कंप्लीट सिलेबस आना है, तो मैं कंप्लीट कराऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 9 समझे। 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। किसी बंदे के पास 1000 रुपये हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ये मूलधन के सवाल हुआ करते थे, तो मूलधन तो हो गया 1000 रुपये, ब्याज की जो दर है वो हो गई 8% वार्षिक,
और उसने वो पैसा कहीं निवेश कर दिया। निवेश का मतलब किसी को दे दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया या बैंक में डाल दिया। निवेश करना का मतलब पैसा को कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए डालना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 1000 रुपये डाल दिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करें। प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। तो ब्याज का क्या तरीका है भाई? पहले वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं साधारण ब्याज का तरीका। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर? मूलधन कितना है बेटा? 1000 रुपये। दर कितनी है? 8। समय है 1, 2 जीरो कट गई। ये ब्याज बन गया 80 रुपये। प्रत्येक वर्ष का, लाइन पढ़ें, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करें। तो अब मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूं दूसरे वर्ष के अंत में। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 8। दूसरा वर्ष यानी 2 आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 100। 8 दूनी 16। ये बन गया बेटा जी 160 रुपये। अब हम निकालते हैं तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज। 1000 गुणा 8 गुणा 3 बटे 100। ये आ गया 240 रुपये। और चौथे वर्ष का जब आप यहाँ 4 रखोगे तो वो क्या बन रहा है? 320 रुपये। ठीक है भाई, ये हमने 3-4 निकाल लिए। क्लियर? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है? देखते हैं। पहले तो ब्याज को हम सीक्वेंस में लिखते हैं। ब्याज द्वारा बनी श्रृंखला। ब्याज द्वारा बनी श्रृंखला। देखते हैं क्या श्रृंखला बनती है। वो है 80, 160, ठीक है भाई, 240, 320 डैश डैश डैश। क्या ये एपी है? एपी के लिए हमने क्या देखा था एक्सरसाइज 5.1 में? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस 80, 80, 80। तो हाँ, आप ये कर लेना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फिर आप लिखेंगे कि हाँ यह श्रृंखला क्या है? एपी है। क्लियर? खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन अभी। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करें। 30, इस तथ्य का, देखो स्टेटमेंट को समझना है। 30 वर्ष का ब्याज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 30 वर्ष का ब्याज क्या है? 1000 गुणा 8 गुणा 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 3 2400 रुपये बन गया। हो गया सवाल। लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्या है कि क्या ये श्रृंखला एपी बनाती है? यदि हाँ तो इस तथ्य का, यानी एपी वाले तथ्य का प्रयोग करके आपने ब्याज निकालना है। तो एपी का मतलब हमें 30वां पद निकालना है। तो वो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। क्या बन जाएगा? a जमा 29d। फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 80 जमा 29 और d कितने का फर्क है भाई? 80 का। तो ये बन गया 80। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 9 72, 7 8 दूनी 16 और 7 23। और ये बेटा जी बन गया 2400 रुपये। हम 30 वर्षों का ब्याज डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एक ही लाइन में। हम 8वीं कक्षा में भी ये सारा काम करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको किसका इस्तेमाल करना था? एपी का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हमारा है लास्ट एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10। मैं इसको रब करते करते साथ में स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। फूलों की एक क्यारी। फूलों की क्यारी है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। 23। दूसरी में 21, तीसरी में 19 आदि। समझ रहे मेरी बात को? भाई फूलों की पंक्तियां हैं, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति। इसमें 23 पौधे हैं, इसमें 21 पौधे हैं, इसमें 19 पौधे हैं और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी। तो 23, 21, 19, 5। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? यानी कि
ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये कौन सी पंक्ति है, यानी लास्ट जो टर्म है वो कौन से नंबर पर है, तो n निकालना है। तो a 23 हो गया, d 21 घटा 23 पीछे वाले में से a2 माइनस a1 माइनस का 2 हो गया, माना क्यारी में, माना ये पूरी एक क्यारी है भाई, क्यारियाँ बनी होती हैं घरों में भी, छोटे छोटे बगीचे होते हैं, खेतों में भी, गार्डन में भी हम जाते हैं, तो ये एक क्यारी है, पूरी गुलाब की क्यारी है। इसमें पहली पंक्ति है ये जिसमें 23 पौधे हैं, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, तो ये कौन सी पंक्ति है, तो ये हमने मान लिया कि n नंबर की पंक्ति है। तो माना क्यारी में n पंक्तियां हैं, माना क्यारी में n पंक्तियां हैं, तो an बराबर क्या हो गया 5, ठीक है, an बराबर क्या हो गया 5, nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो ये बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 5, a का मतलब 23, n माइनस 1 को ब्रैकेट में रखो, d को ब्रैकेट में रखो, बराबर 5। 23 को राइट में ले जाओ या इसको ले आए, वो आपकी मर्जी, 23 को ले जाइए राइट में, तो ये तो जब ओपन करोगे माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 2 और बेटा जी 5, और ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 23, तो माइनस का 2n जमा 2 बराबर है माइनस का 18, और 2 भी राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये अलजेब्रा देखो आपको आना चाहिए, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो इसकी प्रैक्टिस करें, जो एवरेज बच्चे हैं जिन्हें ये अलजेब्रा सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो वो उसकी प्रैक्टिस करें। तो देखिए हमारे पास लास्ट कंक्लूजन क्या आता है, -20 माइनस माइनस कैंसिल और n हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 पंक्तियां हैं क्या। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। देखिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली सॉल्व कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, 3-4 पार्ट्स मैंने करा दिए थे और अदर पार्ट्स मैंने बोला था कि आप ट्राई करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर इसको हम कर पाते हैं तो समझिए कि हमें काफ़ी एपी आ गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप अपनी सेल्फ से इस क्वेश्चन को करते हैं तो एपी पर आपकी कमांड बढ़ जाती है। तो आपको क्या दिया गया है कि एपी दी गई है और उस एपी में आपने फिलअप्स भरने हैं। कैसे, देखिए जरा भाई, फिलअप्स तो अब तक हम इंग्लिश में, हिंदी में, लेसन में, इनमें फिल करते आए हैं, मैथ्स में कैसे करें। देखिए जरा, ये भाई एपी है, क्लियर, एपी है तो ये वाली टर्म अब हमें निकालनी है, ठीक है। तो 3 टर्म के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है हमारे पास कि अगर 3 टर्म्स ए बी सी एपी में हैं, समझे मेरी बात को, अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो इन दोनों का अंतर b माइनस ए और इन दोनों का अंतर c माइनस बी बराबर होगा। b एक तरफ ले लीजिए, b प्लस बी, a राइट में ले जाइए, a प्लस सी, ये बनेगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और b क्या बन जाएगा a प्लस सी बाय 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर a b c 3 टर्म्स एपी में हैं तो बीच वाली टर्म फर्स्ट और थर्ड के जोड़ का आधा होती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि 2, x, 26 किस में है भाई, एपी में है, तो x क्या हो जाएगा 2 जमा 26/2 यानी भाई 28/2 यानी 14 आ गया, बिल्कुल सिंपल। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है भाई, बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। अब जब 4 टर्म आ जाती हैं, 4 टर्म आ गई, कोई बात नहीं, इन दोनों की तो मिडल टर्म है ये, तो 13 और 3 16, इसी तरीके से 16 का आधा 8, ये 8 हो गई। अब इन दोनों को पकड़ लो, इसको x मान लो, इसको x मान लो, शॉर्ट में बता रही हूं मैं, तो इन दोनों का आधा करो, x जमा 8/2, वो किसके इक्वल आएगा 13 के, तो x जमा 8 बराबर है 26 और x
क्या हो जाएगा भाई, 26 घटा 8 18। बिल्कुल सिंपल। इस टेक्निक से और भी सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो पाता है। थर्ड का थर्ड पार्ट 5 बॉक्स, देन अगेन बॉक्स, देन 9.5। तो a कितना हो गया भाई, 5 हो गया, ठीक है। और ये कौन सी टर्म है, फोर्थ। तो A4 कितना हो गया भाई, 2 × 18 और 1 19/2। अगर हमें किसी भी एपी में A पता है और D पता है तो हम कोई भी टर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो भैया देखो ये क्या बना, A जमा 3D बराबर 19/2। A की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ रख दो। 5 जमा 3D बराबर 19/2। 3D 5 को राइट में ले जाइए, 19/2 घटा 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 9/2 और 3 नीचे आ जाएगा तो D आ जाएगा 3/2। A आ गया 5। अब इस पहली टर्म को A मान लीजिए, दूसरी A मत लीजिए, x1 और x2 ले लीजिए। क्लियर। तो x1 क्या है भाई, हमारा दूसरा टर्म, दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म कैसे निकलती है, A जमा D से। तो A कितना है बेटा जी, 5, D कितना है 3/2, 2 5 10 और 3 13/2। इसकी वैल्यू आ गई 13/2। x2 कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड नंबर की टर्म है, तो वो हो जाएगी x2 का मतलब हो गया A3, यानी A जमा 2D, यानी 5 जमा दुगना 3/2 का, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको देखिए कितना इजी है, -4 पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, और ये है 6, यानी टर्म्स बढ़ रही हैं। तो A कितना हो गया, -4, और वो कौन से नंबर की टर्म है, A6 6 है, यानी A जमा 5D बराबर है 6। आप यहाँ A की वैल्यू रखेंगे तो D आपका 2 आ जाएगा। A आ गया, D आ गया। इस बॉक्स का मतलब सेकंड टर्म निकालनी है, यहाँ थर्ड टर्म निकालनी है, यहाँ फोर्थ टर्म निकालनी है, और यहाँ आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है। और सेम इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है आपका, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ, लास्ट है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस रिजल्ट को आप अपने नोटबुक में एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में नोट कर लीजिएगा कि B = A + C/2। हम फिफ्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए बॉक्स, देन 38, देन बॉक्स, देन बॉक्स, देन बॉक्स, देन -22। मान लीजिए A फर्स्ट टर्म है और D सार्वंतर है। समझ रहे मेरी बात को। अब हमें दो बातें पता हैं, ये पता है और ये कौन से नंबर की टर्म है, दूसरे की। ये कौन से नंबर की टर्म है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की। इसको नोट कर लो। सेकंड टर्म A2 38 है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A जमा D बराबर 38। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वो सिक्स टर्म है। सिक्स टर्म आपकी क्या है, -22। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A जमा 5D बराबर -22। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। A की वैल्यू आएगी, D की वैल्यू आएगी। A यहाँ आ जाएगा, D की हेल्प से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमने जो मिडिल टर्म है, एक तो वो नई चीज़ हमने इसमें सीखी है। हर क्वेश्चन में हम जो भी कुछ नया सीखते हैं, हर क्वेश्चन में हम जो भी कुछ नया सीखते हैं उसे आप एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा है। इस क्वेश्चन में हमने एक नई टेक्निक सीखी है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स एपी में हैं तो हम मिडल टर्म को बड़ी इजीली उन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। इन तीनों के बीच हमने एक रिलेशन समझा है कि ए, बी और सी में क्या रिलेशन है। बी इनका मिडल पॉइंट है। बी जो है 3 टर्म्स एपी में है तो सेंट्रल पॉइंट जो है, सेंट्रल टर्म जो होती है वो अदर 2 का मिडल होती है, मिड पॉइंट होती है। क्लियर, ये चीज़ हमने सीखी है। अब हम जल्दी से एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद
78 है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको NH टर्म पता है और बस आप करते चले जाओ। तो ये आपको AP दे रखी है, AP है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, A हो गया 3, D हो गया A2 माइनस A1 यानी 8 घटा 3 5। A पता लग गया, D पता लग गया। हमें किसी नंबर की टर्म नहीं निकालनी, हमें ये बताना है कि 78 कौन से नंबर की टर्म है। तो माना 78 n नंबर पे आ रहा है, जो चीज नहीं पता हो उसे हम मान लेते हैं। इसमें कहीं 78 आएगा, किस नंबर पे आएगा, 10 पे, 20 पे, 15 पे, 30 पे, नहीं पता। तो माना nवां पद क्या हो गया 78, यानी an बराबर है 78। an की वैल्यू उसके इक्वल नहीं, उसके नीचे यहां रखिए, an की जगह an का फॉर्मूला रख दीजिए, तो वो क्या आ गया बच्चे 78। a का मान रख दीजिए 3, n-1, d का मान रख दीजिए 5 बराबर है 78। 3 को राइट में ले जाओ, n-1 गुणा 5, 78 है, 3 राइट में जाके घट जाएगा 75 बन जाएगा, 5 गुणा में है नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 बटे 5 यानी 15 5 75। 1 घटा का है, राइट में जाकर जमा हो जाएगा, 15 जमा 1 16। n 16 आया है तो आप लास्ट में लिखेंगे इसलिए AP का 16वां पद 78 है, यानी 78 कौन से नंबर पर आ रहा है 16वें नंबर पर। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये पूछा गया है कि इस AP में कितने पद हैं। इनके मैं थोड़ा आपको शॉर्ट्स में करा रही हूँ, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है, हम एग्जाम्पल्स भी काफ़ी कर चुके हैं इस सेकंड एक्सरसाइज के। तो आपको ये दे रखा है 7, 13, 19 और 205। आपने लॉजिक समझना है, आपको AP दे रखी है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, और ये जो बीच में डैश 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 लग रही है ना, ये 2 बार नहीं है भैया, ये पता नहीं कितनी बार है। ठीक है, कई बच्चों को ये होगा 2 है तो 2 ही पद हैं, बीच में 4 है, तो ऐसा नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर का पद है। क्लियर, हमसे पूछा गया है कि इस AP में कुल कितने पद हैं। भाई एक लाइन में बच्चे बैठे हैं और हमें उनकी गिनती करनी है, तो हम अगर लास्ट बच्चे को पूछने कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन से नंबर पे बैठे हो, आप 15वें नंबर पे हो, 16वें पे हो, 25वें पे हो, 75वें पे हो, किस पे हो, तो कुल उतने ही बच्चे हो जाएंगे उस लाइन में। तो अगर ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, लेकिन इसका नंबर नहीं पता, अगर हमें इसका नंबर पता लग जाए कि ये कौन से नंबर पर है, तो इतने ही पद AP में है, AP में इतने ही पद होंगे। तो आप क्या करेंगे, माना AP में कुल कितने पद हैं, n पद हैं, और nवां पद क्या है 205 है। तो nवां पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, बराबर है 205। A की जगह 7, D की जगह 13 में से 7 गए 6, और बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपका 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, ये 5 तक के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।